प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट में हम लोग देख लिए थे। मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म और प्रोजेक्शन फॉर्म और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वह समझ गए थे, है ना। आज चलो प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन भी कर लेते हैं और आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे समझो। कोई ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक दिए या कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में फेंक दिए। तीन तरह का फील्ड आपको मालूम है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी फील्ड में अगर कोई पार्टिकल को फ्रीली आप फेंक देते हो तो उस तरह के मोशन का नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पार्टिकल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका नाम होता है प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टेड पार्टिकल जिस पाथ को जा रहा है वह कहलाता है ट्रैजेक्टरी, वो कहलाता है ट्रैजेक्टरी। तो इस बात को लिख लेते हैं। व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in external field एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें से कोई भी फील्ड होगा। व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड देन मोशन ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल is known as प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया उसका नाम क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। लिख लो इसको। प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टेड पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसका नाम ट्रैजेक्टरी होता है। एंड पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, नोन एज ट्रैजेक्टरी, ठीक है। हम लोग तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, है ना। तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन। जैसे मान लो ऐसे पत्थर उठाए और ऐसे फेंक दिए, है ना, तो उसे कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक पत्थर उठाए ऐसे मार दिए तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और मान लो पहाड़ पर गए थे घूमने, पत्थर मौज मौज में उठा लिए और फेंक दिए पहाड़, हो गया इंक्लाइन प्लेन। तो तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे, है ना। तीन टाइप का प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। पहला लिखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सेकेंड में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और थर्ड में इंक्लाइन प्लेन
प्रोजेक्टाइल मोशन। हम तीनों तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को एक करके डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, फर्स्ट में लिखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक किसको कहोगे? जब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तब उसे कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल with horizontal, then motion is known as oblique projectile motion। ठीक है, जैसे ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ तो मोशन इन ए प्लेन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। कौन सा डायमेंशनल मोशन होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है और इसमें एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं। हम यहाँ पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम पर किधर की ओर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब भी 2 डायमेंशनल मोशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, थ्योरी हो, अगर उसका डिस्कशन करना है तो सबसे पहले ux निकालना, uy निकालना, ax निकालना है और ay निकालना है और फिर जाकर के प्रॉपर काइनेमेटिकल फार्मूला रख देना है। ठीक है, तो फिर आप इसमें जो भी निकालना होगा आपको निकल जाएगा। प्रॉपर काइनेमेटिकल फार्मूला लिख देना है ना। मतलब इसका फंडामेंटल क्या है वो समझ करके रखो। प्रोजेक्शन एक्स वाई में कर लेना है, फिर जो काइनेमेटिकल फार्मूला आप जानते हो वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक है, चलिए तो पहला काम करते हैं, इसका एक्स में, वाई में प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। तो अगर यू एक्स लिखना होगा तो इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना होगा? यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में बताओ, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, यू साइन थीटा हो गया। एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ, इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना हो गया? जी कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0। और वाई डायरेक्शन में बताओ, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? अब समझो, अब बहुत सारे टर्म डिस्कस करना है। पहला टर्म हम इसके वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर मूव करता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा डायरेक्टेड होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ऐसे दिखा दी वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। ये हॉरिजॉन्टल में हो गया और ये हो गया वर्टिकल में। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्टेड पार्टिकल का वेलोसिटी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। चलो पहला तो डिस्कशन यही करते हैं, हेडिंग दे दो, वेलोसिटी ऑफ
प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, है ना। चलिए, तो इतना मिटा रहे हैं और वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो। तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यहाँ लिख देते हैं वी एक्स आई कैप पी वाई जेड कैप। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हॉरिजेंटल कंपोनेंट डिस्कस कर लो। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में हमें काइनेमेटिकल फार्मूला लिखना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास में सब बता चुके हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट में। तो वी एक्स निकालना है, रहने दो यू एक्स, ए एक्स का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हो, बता कितना, 0। तो यहाँ टर्म क्या हो जाएंगे, 0 ना। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हो गया, और यू एक्स का वैल्यू देखो तो कितना निकाले हो, यू कॉस थीटा, यही ना। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इनिशियली एक्स एक्सिस में जितना वेलोसिटी है फाइनली भी एक्स एक्सिस में उतना ही वेलोसिटी है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद भी रखना है, नोट करके लिख लो, आप नोट करके लिखो। हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। इसका हम एप्लीकेशन कहाँ पर करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर अगर स्पीड निकालना होगा तो याद रखना वी एक्स इजकल टू यू एक्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, वी एक्स इजकल टू यू एक्स लिखने पड़ेंगे। चलो अब वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो रुक जाओ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वी वाई लिखना पड़ेगा हमें। तो अगर वाई डायरेक्शन में हम काइनेमेटिकल फार्मूला लिखें तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिखोगे ना। अब यू वाई का वैल्यू यहाँ से बता दो हमको कितना है, ए साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू देख कर के बताओ माइनस जी इंटू टी। क्या वर्टिकल कंपोनेंट भी कांस्टेंट है, नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी में हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इतना मिटा दें हम,
चलिए मिटा देते हैं। और ये बताओ कि वेलोसिटी का मॉड का नाम क्या होता है? तो वेलोसिटी का मॉड का नाम तो स्पीड होता है। क्या नाम होता है? स्पीड। तो थोड़ा स्पीड लिख लेते हैं हम लोग। इसका देखो वेलोसिटी है, इसका अगर मॉड लिखोगे तो ये हो जाएगा vx² प्लस vy², और ये हो गया स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल। अब ये हमें बता दो कि स्पीड जो है प्रोजेक्टेड पार्टिकल का वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा या वर्टिकल कंपोनेंट पर? वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट मिला है, इसीलिए केवल वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। मतलब स्पीड को मैक्सिमम होना या मिनिमम होना वह vx पर ना डिपेंड करके किस पर डिपेंड करेगा? vy पर डिपेंड करेंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए, तो इतनी बात तो याद ही रखना है। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकालना होगा तो vx भी आपको समझा दिए हैं और vy भी समझा दिए हैं। चलो अब देखो, समझो। मान लो वेलोसिटी वेक्टर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में थीटा एंगल बनाता है, तो ये देख कर के बताओ कि tan थीटा क्या यूज करेंगे? तो tan थीटा हमारा हो जाएगा, tan थीटा क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर बाय बेस, डेट इज vy बाय vx, vy बाय vx। तो vy का वैल्यू कितना था जी, याद है तुम्हें? हाँ याद है ना, कितना? u साइन थीटा माइनस zt, और vx का वैल्यू u कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा याद रखना, और ये याद रखना, ऐसे भी याद रखना है कि जब भी एंगल और टाइम में रिलेशन दे दे, अच्छा रुक जाओ, ये दोनों थीटा में कंफ्यूज कर जाओगे ना, इसको हम अल्फ़ा बना देते हैं, तो इसको अल्फ़ा ही बना दो, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो ये थीटा जो है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये अल्फ़ा क्या है? वेलोसिटी के द्वारा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बनाया गया एंगल है। क्लियर है ना? ठीक है, तो कभी भी एंगल और टाइम में रिलेशन दे दे तो तुम्हें इस फार्मूला को याद करना है, tan अल्फ़ा इजकल टू vy बाई vx को। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब बहुत सारे बातें इसमें डायरेक्टली हम लोग समझ लेते हैं। समझो, मिटा दे इसको। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम उस सबको प्रॉब्लम में यूज करके आपको समझा देंगे। देखो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होता है तो सेम लेवल पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल भी सेम होंगे। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल क्या हो जाएंगे? सेम। ये आपको कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बताए थे, है ना। तो देखो, अगर यहाँ पर स्पीड भी रहेगा तो यहाँ भी स्पीड क्या रहेंगे? भी। अगर ये एंगल अल्फ़ा बनेगा तो ये एंगल भी अल्फ़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन जाते समय मैक्सिमम हाइट को एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा और आते समय क्लॉकवाइज में बनेंगे। आते समय क्लॉकवाइज में और जाते समय एंटी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव मानेंगे। यह है एंटी क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव मानना है। और ऐसे होता है, ये क्लॉकवाइज कहलाता है। जिस डायरेक्शन में घड़ी चलता है ना, उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और समझो, अगर यहाँ पर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था
तो जब लैंड करेगा उसी लेवल पर आएगा ना, तो उसका स्पीड सेम रहेगा, यूं ही रहेगा। यहाँ पर थीटा एंगल बनाया है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा, लेकिन जाते समय एंटी क्लॉकवाइज में और रिटर्निंग केस में क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है और क्लॉकवाइज को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो याद रख लो कि हाँ, नोट करके लिख लो, है ना, लिखो नोट करके। लिखो, इफ एयर रेजिस्टेंस is not considered, then at same level a speed of projected particle remains same. A speed of projected particle remains same, and angle made from horizontal also remain same, but in upward motion angle is in anti-clockwise, that is positive, and in downward motion it is clockwise, that is नेगेटिव। इतनी बात बढ़िया से याद रखना है ना। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, मिटा दे इसको। चलो मिटा देते हैं। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। एंगुलर डेविएशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो गया थीटा। कौन सा सेंस में? क्लॉकवाइज। और फिर यहां पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज में। तो जा रहा था ऐसे, ऐसे आ गया, तो बताओ कितना एंगल का डेविएशन हुआ। ये पूरा कितना हो गया? 2 थीटा ना। कौन सा सेंस में? क्लॉकवाइज। तो याद रखना है एंगुलर डेविएशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू थीटा होता है ना। कौन सा सेंस में हो जाएगा? क्लॉकवाइज। वो तो डिपेंड करेगा किस सेंस में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना। 2 थीटा कम से कम याद रखना है। वेयर थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रॉब्लम से रिलेट कर देते हैं। चलो प्रॉब्लम समझते हैं। मिटा दें यहाँ तक। कॉन्सेप्ट तो वेलोसिटी के बारे में समझा दिए हैं, सब याद रखना है।
चलो प्रॉब्लम लिखते हैं। लिख लो। A particle is projected with a speed 20 meter per second at an angle 53 degree with horizontal. Find the speed when velocity vector makes angle 37 degree with horizontal. Also find time taken by particle to reach these points। लिख लो। these points क्यों लिखवा दिए, समझते हैं इसको। इस तरह से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पर, 53 डिग्री। क्या कहता है कि उस जगह पर बताओ स्पीड क्या होगा जहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाए। तो 37 डिग्री तो दो जगह बना रहा है, और यहां से यहां तक जाने का टाइम भी बताओ, और यहां से यहां तक जाने का भी टाइम बताओ। तो स्पीड भी निकालना है और टाइम भी निकालना है। ये दोनों के बारे में हम समझा चुके हैं आपको, है ना, दोनों के बारे में समझाए। तो अगर मान लो तुम्हें स्पीड निकालना है तो कैसे करना होगा। ए पार्ट के लिए स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्पीड निकालने के लिए बोले थे वी एक्स इजिकल टू यू एक्स कर देना। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, कितना हो गया, वी कॉस 37, और इनिशियल एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, कितना हो गया, 20 कॉस 53 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भी हो गया कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5, 20 हो गया कॉस 53 डिग्री का कितना हो गया, 3/5, कैंसिल हो गया। तो ये बताओ भी का वैल्यू कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए, तो स्पीड तो निकाल लिए, अब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लो। तो तुम्हें समझाए थे कि जब ये टाइम और एंगल से रिलेशन आ जाए तो tan अल्फा इजकल टू बी वाई बाई वी एक्स लिखना है, और वी वाई का वैल्यू कितना बताए थे, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स का यू कॉस थीटा। इसमें यू क्या है, यू है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और अल्फा क्या है, ए वाला है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये अल्फा एंटी क्लॉकवाइज में है ना, मतलब ये एंगल पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेना है। तो लिखो इसमें tan 37 डिग्री। यू इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ देखो 20 हो गया
साइन थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री, जी का वैल्यू 10 टाइम t1 बोल देते हैं और यहाँ लिखो u cos थीटा मतलब 20 cos 53 डिग्री। tan 37 का वैल्यू कितना हो गया 3/4, ये 20 हो गया। साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, साइन 53 डिग्री का 4/5, हाँ 4/5, जी हो गया t1। यहाँ सॉल्व करो 20 हो गया, cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, सब वेक्टर में यूज करवाए हैं तुम लोग को एंगल, है ना। चलो ये वाला 4 से 4 भी तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 16 माइनस 10 इंटू t1, इसको इधर रख लेते हैं 10 इंटू t1 और 16 माइनस 9 और बोलो क्या लिखें 10 t1 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, तो t1 का वैल्यू कितना हो गया 0.7 सेकेंड। तो 0.7 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्लियर है। अब मान लो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाने का निकालना होता टाइम, तब कैसे निकलते, कोई बात नहीं, ये एंगल कैसा रख लेते माइनस, और तो कुछ चेंजिंग नहीं आता। तो यहाँ तक हो गया ना, हम T2 निकाल लेते हैं इसी से डायरेक्टली, यहाँ तक पहले नोट कर लो, हो गया नोट, T1 निकल गए। T2 के लिए देखो ए वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव लेंगे, ये तो नेगेटिव लेंगे ना, क्यों, क्योंकि यह क्लॉकवाइज में है। तो tan माइनस 37 जो हो जाएगा वह माइनस tan थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और बताओ यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हो जाएगा 25 हो गए। तो ये बताओ T2 लिखना पड़ेगा ना, हाँ T1 नहीं, जहाँ भी T1 लिखे हो वहाँ T2 कर दो। और ये बताओ कि T2 का वैल्यू हमारा कितना मिल गया 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अगर हम तुमसे पूछ देते कि बताओ जी यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, तो ये T2 माइनस T1 निकाल लेते ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर टाइम निकालने के लिए कह दे तो डेल्टा टी क्या लिख दोगे T2 माइनस T1। T2 कितना निकाले हो 2.5 और T1 कितना 0.7, तो 1.8 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो आज इतना ही, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।